नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सॉल्व जो करा रहे हैं वो दूसरे चैनल पर हम आपको करा रहे हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन जो है हम आपको मेन चैनल पर कंटिन्यू कर रहे हैं आज से, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा होगा बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर 2023 का पेपर, जो सबसे लेटेस्ट वाला इससे पहले हुआ था साइंस का पेपर की जो स्कीम है ऑलरेडी आ चुकी है, वो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जहां पर आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर 12 अगस्त से स्टार्ट हैं, 14 अगस्त तक जो है वो 2024 तक चलेंगे। स्टार्ट करते हैं साइंस के पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्नों से और पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। CH4 C2H6 C2H4 या C2H2। एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो C2H2 होता है। इसे एथाइन या फिर विनाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। रंगहीन गैस है और इसका जो यूज है वो ईंधन और रासायनिक निर्माण ब्लॉक के रूप में किया जाता है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। आंसर क्या होगा? C2H2। निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस या फिर अवतल, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा? निकट दृष्टिदोष की जब बात होगी तो आप कहेंगे अवतल लेंस, और यही दूर दृष्टिदोष की बात होती तो आपका उत्तल लेंस हो जाता। ये भी समझिएगा कि जब भी निकट दृष्टिदोष की बात होगी मतलब आपको दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपोजिट चलता है। तो निकट दृष्टिदोष जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई आती है, उसे कहते हैं निकट दृष्टिदोष। इसको चिकित्सीय भाषा में मायोपिया का नाम जो है वो दिया जाता है। मायोपिया में आंख की जो पुतली होती है, आई बॉल, इसका आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। तो आंसर में एक पॉइंट इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न बहुविकल्पीय, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई जो है वो कितनी होती है? 80, 76, 60 या 100। आंसर यहाँ पर आपका 76 सेंटीमीटर सही होगा। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग इनमें से कौन सा नहीं है? पर्ण धार या पर्णवृंत या पर्व संधियां, पर्णफलक। आंसर पर्व संधियां सही होगा। पर्व संधियां पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। पर्व संधियां तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्तियां निकलती हैं। लास्ट बहुविकल्पी, टोटल 5 ही बहुविकल्पी आते हैं। तो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल या हीरा। आंसर आप क्या कहेंगे? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप चारकोल होता है। सी ऑप्शन सही होगा। क्या होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप? तो जिस अपर रूप में कार्बन परमाणु एक अनिश्चित सुव्यवस्था में रहते हैं उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। जैसे चारकोल हो गया, कोक हो गया, काजल आदि इसके एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। छठा नंबर प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां इनमें से कौन सी हैं? उसके नाम भी आपसे पूछे गए हैं। तो ऊष्मा संचरण का, ऊष्मा में क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? ऊष्मा संचरण। 3 विधियां होती हैं इसकी, चालन, संवहन और विकिरण। अब चालन क्या होता है? तो ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान से नहीं हटते हैं और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, इस विधि को कहते हैं चालन। इस बात को समझिएगा, अगर क्वेश्चन अति लघु में आया है तो इसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम ही काफी होगा। ठोस पदार्थों में इस विधि के द्वारा संवहन आपका होता है। संवहन क्या होता है? तो ऊष्मा संचरण की वो प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करने पर ऊंचे ताप वाले कण ऊपर उठते हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए कम ताप वाले कण आ जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक संपूर्ण द्रव एक समान ना हो जाए। ऊष्मा संचरण की इस प्रक्रिया में माध्यम के कण क्या करते हैं? अपना स्थान बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे द्रव पदार्थ में ऊष्मा संचरण जो है वो इसी विधि के द्वारा होता है। विकिरण की अगर बात करें तो ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसमें ना तो कोई पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है, ना ही पदार्थ के बीच पड़ने का माध्यम वाला जो होता है वो भी गर्म होता है। तो इस विधि में माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है कुल मिलाकर के, बल्कि ऊष्मा स्रोत से सीधे प्राप्त जो है वो हो जाती है। इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही पहुंचता है। अब यहाँ पर जो तीनों के बारे में लिखा है ना, क्वेश्चन इनसे लघु में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। सातवां अति लघु प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। केवल इतना लिखने के बजाय एक लाइन ये भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। अब जिससे ऊंट को चलने दौड़ने में आसानी होती है, ऊंट से सवारी करने के साथ आप भारी जो भारवाहक कार्य है वो कर सकते हैं, बिना पानी के जीवित रह सकता है लंबे समय तक। ये सब इसके पॉइंट है।
मेन जो अतिलघु का सीन ये होता है कि जो अतिलघु में आपसे पूछा गया आप सीधे सीधे उसी का आंसर दें। खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आपको पता है कि खाना बनाने का काम कौन करता है? बाई करती है, तो बाई वर्ड से इसको जोड़ सकते हैं। सूत्र होता है इसका NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3। दोनों रट के रखिएगा, रिपीट काफी बार होता है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए। अगला अतिलघु देखते हैं। अगला प्रश्न है मछली और तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? तिलचट्टे के श्वसन अंग के नाम के रूप में श्वास नली, और तिलचट्टे का श्वसन तंत्र अनेक श्वसन नालिकाओं से बनता है। ये नालिकाएं बाहर की ओर श्वास रंध्रों के द्वारा खुलती हैं। तिलचट्टे में 10 जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, 2 वक्ष में होते हैं और 8 उदर में होते हैं। मछली की जब बात करेंगे तो उसमें जो श्वसन अंग होते हैं वो गलफड़े होते हैं। मछलियों में को पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन के अणु होते हैं उनको खींचना होता है, इसके लिए उनके खास अंग गिल्स काम में जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम की स्थिति धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर, जिसके कारण उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार सोना भी ठोस वस्तुओं में महंगा है, तो पेट्रोलियम की जो कीमत है वो अधिक होने के कारण इसे द्रव सोना कहा जाता है। एक लाइन में अगर याद रख सकते हैं तो यही याद रखिए, क्योंकि मेन पॉइंट इसी पर फोकस किया गया है। बाकी ये है कि अतिलघु है तो 2-3 लाइनें और बढ़ा सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों या शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंग के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप चित्र बना देंगे ना तो फिर इसमें आधा नंबर देने के कोई चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ से पता चल जाता है एग्जामिनर को भी कि आपको पूरी नॉलेज है। अब यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे, तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है यहाँ पर दर्शाएंगे। ये आपका ऊपर नीचे जो इस तरीके से तरंग जा रही है उसको दर्शाएंगे। तरंग संचरण की दिशा इस तरीके से दर्शा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आगे भी जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं वो फिर बाकी धीरे धीरे और भी चीजें लेकर के आएंगे। लाइक से साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ जितने भी थर्ड सेमेस्टर के आपके साथी हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जो मेहनत कर रहे हैं उसको सफल बनाया जा सके। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अच्छा, कमेंट में एक बात और बताइएगा कि अगला कौन सा पेपर जो है सॉल्यूशन कराएं। सुझाव देते रहिएगा, हम उसके अकॉर्डिंग भी चलते रहेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, जिसको साइन आई बराबर साइन आर करके भी लिखते हैं। ये चित्र देख लीजिए, ये आपका एक तल हो गया। ये किरण आ रही है आपतित किरण, जिसको आई से दर्शाया गया है। ये सेंटर में अविलंब है और इस तरीके से जा रही है वो अपवर्तित किरण हो गई। ये आई, ये आर। आई आपतन कोण यहाँ पर बनेगा, कोण जो बनता है ना वो यहाँ पर आपका बनते हुए देखने को मिलता है, और इधर साइड आपका आर ऑलरेडी दर्शा रखा है अपवर्तन कोण। तो वही यहाँ पर दोनों आपको नियम लिखने होंगे। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो दोनों अगर लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो नियम है प्रश्न में नियम ही पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक पॉइंट आपको इसमें और लिखना पड़ेगा। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर जो म्यू है ये आपका माध्यम का अपवर्तनांक है। 13 नंबर अति लघु के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में 13 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न की भोज्य पदार्थों के परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका मौलिक आकार और रूप को परिवर्तित करके या अपवर्तित रखकर इनके पोषक तत्व और विटामिन को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की विधि को हम या तकनीकों को परिरक्षण कहते हैं। अब भोजन में नुकसान, विषाक्त भोजन, सूक्ष्म जीव संदूषण को रोकने के लिए खाद्य संरक्षण बेसिकली किया जाता है। इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है? एक तो खराब होने और खाद्य विषाक्तता जो है उसको कम करने के लिए हो जाएगा, सूक्ष्म जीव संदूषण को रोकने के लिए, इस पूरे साल उपलब्ध कराने के लिए, स्वाद को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए, अधिक समय तक संचय करने और ताजा बनाए रखने के लिए। इस तरीके के यहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे।
अगला लघु उत्तरीय प्रश्न कि जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि एक ना एक प्रश्न आपका यहाँ पर चित्र पर आधारित जो है आपको देखने को मिल सकेगा। अब चित्र आपको बनाने की प्रैक्टिस जितने भी मेन है वो करनी पड़ेगी। तो जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। जिसमें ये आपका कोशिका भित्ति है, यहाँ पर आपका कोशिका जो अंदर भरा है कोशिका द्रव है, कैप्सूल है, प्रकाश संश्लेषणी थैलियां हैं, राइबोसोम है, आनुवांशिक पदार्थ है, संचित भोजन है, कोशिका झिल्ली है, मेसोसोम है, आधारिकी कण। वैसे तो यहाँ पर फ्लैजिला भी दिया गया। वैसे आप क्या करें, इस चित्र को लेकर के डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा आप गूगल पे, तो आपको एक कलरफुल जो चित्र है वो देखने को मिल जाएगा। बनाना तो हमको वैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, परंतु टाइप के चित्र मिल जाएंगे, तो उसमें से जो आपको आसान लगे उस तरीके के चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मधुमेह डायबिटीज क्यों होता है, इसके प्रकार, कारण तथा लक्षण लिखिए। तो मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय अमाशय के पीछे की एक ग्रंथि हार्मोन इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है, या फिर शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर सकता है, जिससे मरीज के शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। और जब व्यक्ति के भीतर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं, उसी स्थिति में व्यक्ति में मधुमेह या डायबिटीज जो है वो हो जाता है। अब इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में हेल्प करता है, इस लाइन को याद रखिए। रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, ये आपको पता ही है। इंसुलिन शर्करा को रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में ले जाने में भी हेल्प करता है। मधुमेह की अगर बात करें टाइप, देखिए प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था वो कह रहा था कि इसके प्रकार भी लिखिए, इसके कारण भी लिखिए, इसके लक्षण भी लिखिए, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। मधुमेह जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो टाइप 1 मधुमेह, एक टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह जो होता है इसमें शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद ही हो जाता है, ये एक मेन पॉइंट है। बाकी इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो शुगर को रक्त में मिलाने में सहायक होता है, इसकी कमी डायबिटीज का कारण बनता है। टाइप 1 डायबिटीज जो दवाएं हैं उनको उससे नियंत्रित भी किया जा सकता है। आपको क्या करना है ना कि समय का भी ध्यान रखना होता है। तो अगर यहाँ पर टाइप 1 के बारे में लिखेंगे तो कोशिश कीजिए ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन लिख दीजिए, काफी होगा। टाइप 2 मधुमेह क्या होता है, इसमें शरीर इंसुलिन प्रतिरोध का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है और सामान्य सीमा पर रक्त शर्करा को ये नियंत्रित नहीं कर पाता है टाइप 2 मधुमेह में। अब कारण भी पूछा गया था, तो सबसे पहला कारण हो जाएगा हाई ब्लड ग्लूकोज। हाई ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को ब्लड फ्लो के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या शरीर इसका ठीक से उपयोग नहीं करता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इससे हाई ब्लड ग्लूकोज यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। तो ये हो गया मधुमेह का कारण। हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं ना, इम्बैलेंस, वो भी आपका इसमें कारण में आएगा कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा हार्मोन जारी करता है जो कि इंसुलिन प्रतिरोध का कारण भी बनता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है तो गर्भावस्था में मधुमेह विकसित हो जाता है। ये दूसरा कारण हो गया। मेन हेडिंग जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हेडिंग अगर आपने लिखी है अंदर का, भले आप उसके बारे में एक दो लाइन लिख दें, हेडिंग लिखने से वो सीधे सीधे हाईलाइट हो जाता है। अब मधुमेह के लक्षण की भी बात की गई है प्रश्न में, तो वो भी लिखने पड़ेंगे। प्यास के साथ मुंह सूखना, जल्दी जल्दी पेशाब का आना, अचानक वजन घट या बढ़ जाना, लगातार थकान महसूस होना, स्किन या जो जनांग है उसमें ईस्ट इन्फेक्शन हो, हाथ या पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी होना, इस तरीके के लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले लघु उत्तरीय प्रश्न, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर सहयोग से बने जो यौगिक होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी जो कार्बन परमाणु हैं उनके मध्य या परमाणु जो है वो चार अन्य परमाणु से बंधे होते हैं, एक ही सहसंयोजी आबंध के द्वारा संतुष्ट होते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपके संतृप्त में आ जाएंगे। असंतृप्त में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध, यहाँ पर बेसिकली एकल बंध होता है, इसमें द्विबंध या त्रिबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएंगे एग्जाम्पल में वो कौन से हैं, एमीन, एल्काइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अगला, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, इसका ऐसा क्यों है, इसका कारण बताना है। तो किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वो ऊपर उठने लगता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन हवा से हल्की गैस होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आसानी से ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। तो मेन कारण क्या है, हल्का होना, तथा अत्यधिक ऊपर जाने पर दाब कम होने लगता है, जिससे धीरे धीरे गुब्बारा फैलता है और एक समय बाद वो अत्यधिक अंदर के
दबाव के कारण फट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा हवा से हल्का होने के कारण आसानी से ऊपर चला जाता है। यही कारण है प्रश्न में पूछा गया था, कारण भी स्पष्ट करने को कहा गया था। लास्ट आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है कि ओजोन परत अवक्षय से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो हमारी पृथ्वी जो है उसके चारों ओर का जो वायुमंडल है ओजोन नामक गैस की मोटी परत से ढका हुआ है। ओजोन की ये परत जो होती है वो सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। मानव द्वारा रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र, एरोसॉल स्प्रे, इन सब में उपयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का जो ह्रास है वो होता है। इसे ओजोन परत का अवक्षय कहते हैं। अब इसके कारण क्या क्या है? कारण में जैसे कि ओजोन परत अवक्षय का मुख्य कारण है CFC जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। जब क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वो भी ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो ये सब इसके कारण में आप लिख सकते हैं। और आपने इसमें ये भी नोटिस किया कि केवल क्या लिखा है, क्या आप समझते हैं, यानी कि ये जो वाला पहला वाला पोर्शन है ये सीधे सीधे 1 नंबर का हो गया। इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मतलब 1 नंबर का ये हो गया। तो कहने का मतलब जब क्वेश्चन भागों में बटा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि केवल आप क्या समझते हैं उसके बारे में पूरा लिखते चले गए, कारणों में आपने एक ही पॉइंट लिखा। दोनों को बराबर वरीयता देनी पड़ती क्योंकि नंबर दोनों के आधार पर आपको मिलते हैं। तो सब पूरा हमने ये पेपर करा दिया। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जो कि आगे आने वाला पेपर का क्वेश्चन होगा। हम इसके बाद सोशल साइंस वाला पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1536, 26, 29, 1525। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा ताकि PDF वगैरह आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।